हाय एवरीवन। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है अश्वत्थामा। मेरे बड़े भाई साहब कंसल्टेंट हैं। मतलब इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन दंपत्तियों के बीच संबंध अच्छे नहीं होते हैं वहाँ मेरे भैया के हस्तक्षेप करने से मामला या तो सुधर जाता है या तो पूरी तरह बिगड़ जाता है। बीच का मसला ही ख़त्म समझिए। मुझे शुरू से पता था कि वो आगे चलकर इस बात को अपना पेशा बना देंगे। बचपन से ही उनके स्वभाव में ये बीच में अपनी टांग घुसेड़ने की प्रतिभा झलकती थी। यहाँ तक कि जब हम सपरिवार फिल्में देखने या बाजार घूमने जाया करते थे तो बड़े भाई साहब को बीच में बैठना बहुत पसंद था। कई बार उनके इस आदत का विरोध करते हुए कूटा गया हूँ। मुझे याद है एक बार एक पंडित जी कुंडली देखने घर आए थे और कहा था कि भैया के दशमांश वर्ग के 8वें घर में चंद्रमा विराजमान है। इससे इंसान को दूसरों के मसलों में पड़ने में बहुत आनंद मिलता है। हालांकि उन्होंने ठीक ऐसा तो नहीं कहा था, मगर ये मेरे विचार है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। पूरी दुनिया को नसीहत देते रहे, मगर जब खुद की बारी आई तो सारे ज्ञान विलीन हो गए। प्रसंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया और भाभी दोनों हाल ही में नवी मुंबई के सेक्टर 21 में शिफ्ट हुए थे। यही कोई 1 महीने पहले। उससे पहले भैया का दिल्ली के साकेत में कंसल्टेंसी ऑफिस हुआ करता था और भाभी यहीं थाने में स्थित एक एमएनसी में प्रोग्राम एनालिस्ट के पद में जॉब करती थी। शादी से पहले ही भैया ने निश्चित कर लिया था कि उन्हें एक वर्किंग वुमन से ही शादी करनी है। उनका मानना है कि देश के आधे से ज़्यादा डिवोर्स के पीछे का कारण होता है कि पति पत्नी दोनों का एक ही पायदान पर न होना। अगर पुराने ज़माने की तरह पत्नी सिर्फ घर पर ही रहेगी तो खाली दिमाग शैतान का घर बन जाएगा और फिर छोटी मोटी चीज़ों पर नोक झोंक लगी रहेगी। लेकिन दोनों ही कमाने में मशगूल रहेंगे तो इतना वक्त ही कहाँ मिलेगा कि लड़ाई झगड़े में ज़ाया करें। मैं इस ख्याल से बिल्कुल सहमत हूँ। स्वाधीन ख्यालों की लड़कियों की बात ही कुछ और है। पहले की तरह जॉइंट फैमिली तो अब रही नहीं और बड़े शहरों में तो आपका पड़ोसी कौन है ये जानने में साल गुजर जाते हैं। खैर, सब कुछ सही था, मगर भैया मेरे इतने लोगों की मसलन में फिसल चुके थे कि शादी के कुछ महीनों बाद उन्हें भाभी की याद सताने लगी। जब उनसे नहीं रहा गया तो वो कुछ महीनों के बाद बम्बई आकर शिफ्ट हो गए। नवी मुंबई मुंबई का नया हिस्सा है तो वहाँ पर काफ़ी सारे फ्लैट अभी भी खाली पड़े हैं। उन्हीं में से एक फ्लैट में भैया और भाभी दोनों महीने भर पहले शिफ्ट हुए हैं। और अब शुरू होती है कहानी के बीच की कहानी। पहला दिन तो घर के साजो सामान खरीदने में लग गए, मगर दूसरे ही रोज से दोनों की जिंदगी निर्धारित तरीके से चलने लगी। सुबह उठकर नाश्ता करते थे, अपने अपने लिए लंच पैक करके ऑफिस रवाना हो जाते थे। शाम को वापस आते आते 8 बज जाते थे। फिर एक दूसरे की दिनचर्या पूछकर रात का खाना और फिर अगली सुबह के इंतजार में बेड पर पसर जाना। जिंदगी इस रफ्तार से भागती थी कि 15 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दैनिक दिनचर्या वाला कार्यक्रम रद्द होने लगा। अब बस एक दूसरे की शक्ल देखते थे और सो जाते थे। ऊबने लगे थे भैया। बहुत कुछ कहना होता था मगर वक्त की पाबंदी थी। भाभी कुछ बोल पाती उससे पहले अगले रोज भागने की तैयारी शुरू हो जाती थी। दोनों बदलाव चाहते थे। ताज्जुब सी बात है, बदलाव के पड़ाव पर आकर भी बदलाव महसूस नहीं होता था। एक रोज़ जब भाभी का बर्थडे था तब दोनों ने तय किया कि एक फिल्म देखने जाएंगे खारघर में और साथ में किसी रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उस रोज़ भैया ने दिन से ही सारी तैयारी की थी। घर को करीने से पहली बार देखा होगा, दुल्हन की तरह सजाया और शाम का इंतज़ार करने लगे। मगर भाभी को उनके टीम लीडर ने रोक लिया। पूरे टीम ने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया और भैया इंतज़ार करते करते थक गए। बहुत गुस्सा आया और सोचा भाभी जब आएंगी तो न्यूज़ चैनल के एंकर की तरह बड़ी बहस छेड़ेंगे। मगर भाभी जब तक पहुंची भैया सो चुके थे। अगली सुबह फिर वही नियमित जिंदगी चलने लगी। बात करने का मौका ही नहीं मिला। मन ही मन भैया तप रहे थे और शाम को ऑफिस से घर आते ही महाभारत शुरू हो गया। इतने दिनों में दोनों कभी भी लड़े नहीं थे, मगर जो पहली बार हुआ वो भी घमासान हुआ। दोनों एक दूसरे के ऐब गिनाने लगे। बहुत देर तक ये चला। अंत में शब्द खत्म हो गए और दोनों सो गए। ये सिलसिला अब लगभग हफ्ते भर तक चलने लगा। फिर दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना ही बंद कर दिया।
एक रोज भैया किसी क्लाइंट से मिलने पोर्ट गए थे। यूं तो क्लाइंट उनके दफ्तर में ही आते थे, मगर इस क्लाइंट ने बहुत विनती करके भैया को पोर्ट पर आने के लिए मना लिया था। मुलाकात के बाद वहाँ थोड़ी देर अकेले गुजारने का वक्त मिला और भैया भी वहीं बीच पर बैठकर लहरों को देखने लगे। इतने में उनकी आंखों के सामने एक मरीज नुमा आदमी नमूदार हुआ। एक चमकती हुई बेरंगी पत्थर उसके हाथों में था। उसने उस पत्थर को वहां फेंका और चल दिया। अजीब शक्ल थी उसकी। जिंदगी की परिभाषा उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, जैसे कोई मुर्दा रोगी। नजर टकराई अब उस पत्थर के ऊपर। भैया ने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन इतना आकर्षक पत्थर था कि भैया नजर हटा ही नहीं पाए। उस पत्थर को देखकर भैया अपने ही ख्यालों में देर तक डूबे रहे और वही बर्थडे वाले दिन को याद करते रहे। वो हर मुमकिन ख्यालों को आमंत्रण देने लगे जो उस दिन के इतिहास को बदल सकता था, मगर इतिहास तो बस दोहराई जाती है। वो पत्थर अपने जेब में रखकर घर वापस आ गए। अगली रोज सुबह उठे और हर रोज की तरह दोनों तैयार होकर अपने अपने काम पर निकल पड़े। इतने में मालूम चला कि बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है। क्योंकि बिल्डिंग नई थी तो वहां सिर्फ 3 ही घरों में परिवार रहते थे। भैया सबसे ऊपरी मंजिल मतलब 11वें मंजिल पर रहते थे। वॉचमैन को कॉल करने की कोशिश की तो देखा फोन में नेटवर्क नहीं है और दोनों के फोन का यही हाल था। थोड़ी देर खिड़की से आवाज लगाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों को देर हो रही थी तो चलकर नीचे जाना ही उचित समझा। भैया ने सोचा कम से कम इसी बहाने कुछ तो बात करेंगे और मौका देखते ही माफी भी मांग लेंगे। 3 मंजिल उतरते उतरते ये वहम भी टूट गया। बात शुरू तो हुई मगर फिर लड़ाई की ओर निकल पड़ी। धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा और वही बर्थडे के अगले दिन की तरह झगड़ा होने लगा। अचानक दोनों रुक गए जब उनकी निगाहें टकराई लिफ्ट पर। 3 मंजिल उतरने के बावजूद लिफ्ट के बाहर फ्लोर नंबर 11 लिखा था। कुछ समझ नहीं आया। पहले लगा कि मजाक होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही नीचे उतरते गए तो देखा कि हर फ्लोर के बाहर नंबर 11 ही लिखा हुआ है और सीढ़ी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मामला गंभीर होता गया। भाभी बहुत घबराई हुई थी तो उन्होंने मदद के लिए पुलिस को कॉल करने का प्रस्ताव रखा, मगर फोन पर अब भी नेटवर्क नहीं था। दोनों ने सोचा वापस अपने फ्लैट की ओर चल पड़े, मगर जितना भी ऊपर चढ़ने लगे रास्ता उतना लंबा होता चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भैया ने सोचा हर कमरे की घंटी बजाते जाएं और जब कोई बाहर आए तो मदद के लिए आवाज दें। ऐसा लगा डेविड फिंचर की फिल्म द गेम की तरह किसी ने बड़ा गंदा मजाक प्लान किया है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खुला। घंटों बीत गए। फिर जब थक हार कर सीढ़ी पर बैठ गए और घड़ी को देखा तो वक्त अभी भी वही था जो घर से निकलते वक्त था, यानी कि 9 बज रहे थे। अब बेचैनी और बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लग गए। भैया बहुत डरे हुए थे, लेकिन इतने दिनों बाद पहली बार भाभी के साथ भावनाएं बांट रहे थे। उन्हें अब अपने से ज्यादा भाभी की फिक्र हो रही थी। फिर झट से ऊपर चढ़ना शुरू किया ताकि अपने फ्लैट तक पहुंच सके और टेरेस से मदद के लिए चिल्ला सके। एक फ्लोर ऊपर चढ़ने के बाद जब घंटी बजाई तो दरवाजा खुला। अंदर से भाभी के टीम लीडर ने दरवाजा खोला। भाभी के चेहरे पर अब मुस्कान थी। उन्होंने पूरी वाकया बताई। इतने में टीम लीडर ने दोनों को अंदर बुलाया तो वहां भाभी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पूरी टीम मौजूद थी। भैया को अब डेविड फिंचर और माइकल डगलस याद आने लगे, लेकिन इतनी वाहियात मजाक का कारण अभी भी समझ नहीं आया। बहुत देर तक सेलिब्रेशन चला तो भैया गुस्से में आकर भाभी का हाथ पकड़कर वहां से निकल गए। बस निकले ही थे कि अगले दरवाजे से भैया का वो क्लाइंट निकला जिसने उन्हें मिलने के लिए पोर्ट पर बुलाया था। भैया और भाभी कमरे में दाखिल हुए और भैया ने अपने क्लाइंट के सामने भाभी के टीम लीडर को जमकर गालियां दी। अब तक उन्होंने भाभी का हाथ पकड़ रखा था। भाभी ने हाथ छटा के चिल्लाने लगी और बाहर आ गई। भाभी हाथ छटा के चिल्लाने लगी और बाहर आ गई। भैया भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए और दोनों ने फिर बहस की। थोड़ी देर बाद भाभी ने अपने ऑफिस टीम के पास जाना ही उचित समझा और वापस उसी फ्लैट की घंटी बजाई। फिर से भाभी के टीम लीडर आए और दोनों का आवभगत करके अंदर ले गए। फिर से बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। वही सब हुआ जो थोड़ी देर पहले हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पुनः घटित हो रहा है और इतनी बारीकी से हो रहा है जैसे पहली बार हो रहा है। अब भाभी खौफ में आ गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह हो क्या रहा है। वो दौड़कर बाहर आ गई। भैया भी पीछे पीछे आ गए।
कॉरिडोर पर दोनों जड़बद खड़े थे। भैया ने अपने क्लाइंट से मदद मांगने की बात कही तो भाभी राजी हो गई। भैया ने फिर से दूसरे फ्लैट की घंटी बजाई तो उनके क्लाइंट ने दरवाज़ा खोला। क्लाइंट ने फिर से आवभगत किया जैसे वो पहले कर चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों को लग रहा था ये सब एक सपना है। फिर दोनों झट से वहाँ से निकल आए और नीचे उतरने लगे, मगर 11वां फ्लोर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दोनों का दिमाग सुन्न हो चुका था। भैया वहीं ज़मीन पर असहाय होकर बैठ गए। इतने में भैया का हाथ टकराया अपने पॉकेट में स्थित वो बेरंगी पत्थर से, जो उन्हें पोर्ट में उस मरीज नुमा आदमी ने दिया था। कुछ समझ नहीं पाए। भैया को क्या सूझा कि उन्होंने अपने दूसरे पॉकेट में मौजूद डायरी निकालकर उसमें हेल्प लिख दिया और उस बेरंगी पत्थर को लपेटकर सीढ़ी के बगल में स्थित झरोखे से बाहर फेंक दिया। उन्हें लगा कोई न कोई मदद जरूर करेगा। थक हार कर जब दोनों सीढ़ी पर बैठ गए तब भाभी की नजर पड़ी बगल में पड़े एक कागज पर। ये वही कागज था जो भैया ने अभी अभी बाहर फेंका था और उसमें वही बेरंगी पत्थर भी मौजूद था। दोनों खूब रोए और एक दूसरे के गले लग गए। थोड़ी देर बाद जब घड़ी देखा तो अभी भी 9 बजे हुए थे। अब दोनों को महसूस होने लगा था कि कहीं ना कहीं सब कुछ उस पत्थर की वजह से हो रहा है, लेकिन इस समस्या का हल क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैया ने वो बेरंगी पत्थर वाली बात बताई तो भाभी को जैसे अचानक कुछ समझ में आया। उन्होंने सिर्फ भैया के कानों में इतना कहा कि हमें इन दोनों रूम वालों को एक ही रूम में लाना पड़ेगा और इस पत्थर को वहाँ छोड़ना पड़ेगा। भैया को इस बात का कोई तर्क समझ नहीं आया, मगर वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसमें कोई तर्क भी नहीं था। उन्होंने उस पत्थर को उठाया और चल पड़े टीम लीडर के पास। टीम लीडर ने दरवाज़ा खोला और फिर से वही वाकया अपने आप को दोहराता गया। तो भाभी ने टीम लीडर को कुछ ज़रूरी बात कहने फ्लैट के बाहर बुलाया। जैसे ही वो फ्लैट के बाहर आए तो भैया के क्लाइंट दूसरे दरवाजे पर खड़े हुए थे। भैया ने अपने क्लाइंट और भाभी के टीम लीडर दोनों के हाथ इकट्ठे पकड़कर उस पत्थर को हाथ पर रख दिया और दोनों को एक कमरे में धकेल कर नीचे की ओर भागने लगे। दोनों अब पीछे मुड़कर नहीं देखे, बस भागते रहे। अब दोनों तरबतर हो चुके थे। एक आखिरी प्रयास समझकर भैया ने एक फ्लोर की लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट खुल गया। दोनों बिल्डिंग से बाहर आ गए। बहुत ही अजीब सा वाकया था। मैं खुद अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद दोनों नौकरी छोड़कर घर वापस आ गए। मैंने आग्रह से पूछा कि क्या ये वास्तव से दूर दूर तक कोई राब्ता रखता है। भाभी ने कहा वो पत्थर नहीं अश्वत्थामा है, जो युग युगांतर तक अपने श्राप को जिए जा रहा है। पोर्ट पर जो मरीज नुमा आदमी था वो उसी का प्रतीक था। दोनों कमरों में वक्त अलग अलग था और हमारे लिए वक्त रुक चुका था। जैसे ही दोनों वक्त एक दूसरे से सम्मिलित हुए हमारे लिए द्वार खुल गया। फिर उन्होंने कुछ पंक्तियां पढ़ी जो धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखित अंधा युग से है। सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा। शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक। शेष हूं अभी तक मैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन यू टेक केयर। थैंक यू।